नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, मध्यकाल शुरू करने से पहले हम चोलकालीन प्रशासन को आज जानेंगे। सबसे पहले हम चोल काल में देखते हैं कि चोल काल में जो राजवंश हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा प्रकाश डालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं चोलकालीन भारत। आज हम तो चोल वंश के सबसे पहले जानिए, जो चोल वंश के संस्थापक हैं वह विजयालय जो थे चोल वंश के संस्थापक थे। इनकी राजधानी तंजावर इनकी राजधानी थी। और विजयालय जो थे इन्होंने निशुंभ सूदनी दुर्गा मंदिर जो है, दुर्गा का मंदिर निशुंभ सूदनी जो है, आप सभी जानते हैं दुर्गा को कहते हैं निशुंभ का नाश करने वाली। तो इसका जो मंदिर था उसका निर्माण जो है विजयालय द्वारा यानी विजयालय ने इसको करवाया था। और विजयालय के बारे में जो मुख्य बात यह है दोस्तों, ये जानिए कि इन्होंने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। यानी जो चोलकालीन राजा थे ये उपाधियां धारण करने में एकदम माहिर थे। हर कोई ना कोई उपाधि धारण कर लेता था किसी विशेष काम में। तो इन्होंने भी जो है नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी? विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। यानी पहला जो चोल का जो था आदित्य राज, वो आदित्य राज ने प्रथम ने जो है चोल शासन को मतलब स्वतंत्रता यानी एक मान्यता दिलाई थी। ठीक है, आदित्य प्रथम ने कोदंड नाम की उपाधि धारण की थी। यहां देखिए दोस्तों, फिर आदित्य प्रथम ने क्या किसकी उपाधि धारण कर दी? कोदंड राम की उपाधि इन्होंने धारण कर दी थी। अब यहां पे थोड़ा सा हम चोल वंश की वंशावली में प्रकाश डालते हैं। यहां पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चोल वंश की जो वंशावली है वो इस प्रकार से है। चोल वंश का जो शुरुआत की थी, यानी शुरुआत में चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे। उसके बाद आदित्य आए, आदित्य के बाद परांतक। हमने एक चैन बना दिया है यहां पे, वो चैन को भी देखते रहिए। सबसे पहले विजयालय, उसके बाद आते हैं आदित्य, फिर उसके बाद आता है परांतक प्रथम, परांतक प्रथम के बाद राजा प्रथम, राजा के बाद आते हैं राजाधिराज, राजाधिराज के बाद आते हैं राजेंद्र सेकंड के बाद नंबर आता है वीर राजेंद्र का, और वीर राजेंद्र के बाद कुलोतुंग फर्स्ट आते हैं, यानी कुलोतुंग प्रथम का नंबर आता है। कुलोतुंग प्रथम के बाद विक्रम चोल आते हैं, विक्रम चोल के बाद कुलोतुंग सेकंड आते हैं, और कुलोतुंग सेकंड के बाद राजा सेकंड आते हैं, और राजा के बाद राजाधिराज सेकंड हुए। राजाधिराज सेकंड के बाद जो है कुलोतुंग थर्ड आए। कुलोतुंग थर्ड के राजेंद्र चोल जो है, राजेंद्र थर्ड आखिरी राजा थे, चोल राजा थे। ये समझिए, जानिए। अब देखिए दोस्तों, जो राजा प्रथम थे वह शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी शैव धर्म को मानने वाले थे। इसने क्या किया था? तंजावुर में राजराजेश्वर शिव मंदिर बनवाया था। क्योंकि राजा प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे, तो इन्होंने शिव मंदिर राजराजेश्वर का निर्माण करवाया था, यानी बनवाया था इसको। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ है दोस्तों। सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के काल में, सर्वाधिक विस्तार यानी सबसे ज्यादा जो सीमा तक जो पहुंचाया था राजेंद्र प्रथम ने चोल शासन को, उनने जो है काफी जो है दूरी तक इन्होंने किया था, यानी विस्तार दिया था उसको। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए, राजेंद्र प्रथम आ गए, उपाधि धारण करने वाले गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण कर दी इन्होंने। और इन्होंने क्या काम किया दोस्तों? एक नवीन राजधानी का निर्माण किया जिसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम था। गंगैकोंड चोलपुरम इन्होंने एक नई राजधानी बनाई, और वहां पे एक तालाब बनाया दोस्तों, पवित्र तालाब बनाया वहां पे। उस तालाब का नाम है
चोल गंगम, यानी तालाब का नाम भी उन्होंने चोल गंगम रखा, यानी गंगा के नाम से उन्होंने अपने तालाब का नाम भी उन्होंने चोल गंगम रखा। यानी गंगा उस समय भी, यानी हमेशा से गंगा जो है पवित्र नदी मानी जाती है। राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि, अब ये राजेंद्र ने किसकी उपाधि धारण की थी? राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। और राजेंद्र सेकंड ने प्रकेसरी की उपाधि धारण की थी। देखिए दोस्तों, उपाधि धारण करने में चोल वंश के शासक एकदम बिल्कुल माहिर है, एकदम धुरंधर है, एकदम ध्यान बिल्कुल मान लीजिए। इससे क्वेश्चन बन सकता है और श्योर बन सकता है, क्योंकि ये उपाधियों वाला क्वेश्चन है। देखिए इसमें उपाधियों वाला आपका ये चोलकालीन शासन में गजनी का सुल्तान महमूद, जो गजनी का महमूद सुल्तान था वो राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। क्वेश्चन बन सकता है कि गजनी का जो सुल्तान था महमूद गजनी, वह किसका समकालीन था? तो राजेंद्र प्रथम का वह समकालीन था, यानी राजेंद्र प्रथम के समय का था। विक्रम चोल ने अकाल के समय, थोड़ा विक्रम चोल के बारे में बताते हैं आपको। इसने अकाल के समय में भी, अकाल का समय क्या होता है? बड़ा बुरा समय होता है, जनता को सपोर्ट देने का समय होता है। लेकिन इसने क्या किया? जनता से कर वसूल किया और जनता से राजस्व वसूला, और राजस्व वसूल करके इसने क्या किया? जो चिदंबरम का मंदिर है उसका विस्तार करवाया। चिदंबरम का जो मंदिर था उसका विस्तार इसने करवाया था। चोल प्रशासन में उच्च अधिकारियों को देखिए दोस्तों पेरुंदरम कहते हैं, यानी जो चोल प्रशासन में उच्च अधिकारी हैं उनको पेरुंदरम कहते हैं। तो निम्न अधिकारियों को दोस्तों सेरुंदरम, यानी उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम और निम्न अधिकारियों को सेरुंदरम कहा जाता था। थोड़ा सा ये आपको जान लेना चाहिए। चोल काल में ही देखो जो व्यापारिक समूह होते थे, उन समूह में देखिए कौन उस समय फेमस थे, कौन ज्यादा प्रसिद्ध थे? तो वलंजियार हो गए, ठीक है, नाना देसी हो गए और मणिग्रामम, ये व्यापारिक समूह थे जिनका उस समय बोलबाला था या जिनका उस समय नाम था। अब थोड़ा चोल राज्य को देखो, कैसे देखो, संपूर्ण चोल जो साम्राज्य था 6 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा था? पूरा चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। और प्रांत देखिए, प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम कहा जाता था, यानी उसको प्रांत ना कह करके मंडलम कहा जाता था। अगर क्वेश्चन ये आया कि चोल शासन जो था या चोल साम्राज्य कितने मंडलम में बटा है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना हुए, तो 6 मंडलम में वो बटा था। अब मंडलम का फिर विभाजन होगा। देखिए दोस्तों, जो मंडलम है उसका विभाजन कोट्टम में होता, कोट्टम में हुआ, और कोट्टम का जो विभाजन हुआ वो विभाजन नाडु में हुआ, और नाडु कई छोटे छोटे कुरमू में या वलनाडु में विभक्त था। ठीक है, तो यहां पे देखिए किस तरह से प्रांत जो थे मंडलम कोट्टम में, और कोट्टम नाडु में, और नाडु कुरमू में विभक्त था। स्थानीय जो स्वशासन था या स्थानीय प्रशासन था, चोल शासन की मुख्य विशेषता थी। यानी जो आपके जो स्थानीय प्रशासन है वह चोल कालीन समय में बड़ी फेमस थी। तो उसमें देखिए दोस्तों, जो उर है, उर जो थी साधारण लोगों की समिति थी। उर में साधारण लोग होते थे और ये क्या काम करते थे? सार्वजनिक कल्याण, जैसे तालाब या कुओं का निर्माण या बगीचों के लिए गांव की भूमि का अधिग्रहण करना आदि इनका काम होता था। उर का काम क्या होता था? जैसे गांव में तालाब बनाने हैं या मंदिर बनाने हैं छोटे छोटे, या कुओं का निर्माण करना है, या बगीचों की भूमि को जो है उनका अधिग्रहण करना है, तो ये जो है साधारण लोगों की जो समिति थी वो काम करती थी। अब जो दूसरी समिति थी वह सभा या महासभा, ये ब्राह्मणों की या संभ्रांतों की सभा थी। इसमें संभ्रांत जन होते थे, इनके जो सदस्य होते थे उनको पेरुमक्कल कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, उनके जो सदस्य होते थे उनको पेरुमक्कल कहा जाता था। अब आता है देखिए दूसरा, व्यापारियों की सभा को नगरम कहा जाता था। यानी जो व्यापारियों की सभा थी उसको नगरम कहा जाता था, उनका नाम नगरम था। चोल काल में
भूमिकर कितना था दोस्तों, 1/3 भाग यानी 1/3 पार्ट जो था भूमिकर जो टैक्स के रूप में लिया जाता था। और ब्राह्मणों को भूमि मुक्त दी जाती थी, ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। उस भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था, यानी वो ब्रह्मदेय कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित भाग जो ऑर्गेनाइज जो पार्ट था वह थी उनकी पैदल सेना। सोने के सिक्कों को चोल काल में जो सोने के सिक्के चलते थे उनको कलंजू कहा जाता था। और यहां देखिए दोस्तों, पंप, पोन्न और रन्न कन्नड़ साहित्य की त्रिरत्न कहे जाते थे, यानी ज्वेल्स कहे जाते थे। यानी कौन कौन, पंप हो गया, पोन्न हो गया और रन्न, इन तीनों को कन्नड़ साहित्य में त्रिरत्न का दर्जा प्राप्त था। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार माना जाता है। जो नटराज की मूर्ति है, शिव की मूर्ति है तांडव करते हुए, उस मूर्ति को चोल कला का सांस्कृतिक सार माना जाता है। उत्तर मेरू शिलालेख में परांतक फर्स्ट के बारे में जो है उसके शासनकाल के बारे में बताया गया है। शिलालेख जो है राजाओं के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में जो है राजाओं के बारे में बताते थे। तो उत्तर मेरूर का शिलालेख जो है किसके बारे में बता रहा है, परांतक फर्स्ट के बारे में बता रहा है। चोल काल में देखिए, चोल काल में सिर्फ सड़कों की देखभाल करती थी, उसको बागान समिति कहा जाता था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चोल काल में सड़कों की देखभाल कौन सी समिति करती थी, तो बागान समिति आपको याद रखना पड़ेगा। चोलकालीन जो भित्ति चित्र जो थे वो विजयालय के चोलेश्वर व राजराजेश्वर मंदिर में ही देखने को मिलता है। यानी जो भित्ति चित्र हैं, जो भित्तियों में चित्र उकेरे जाते हैं, वह आपके चोलेश्वर व राजराजेश्वर मंदिर में देखने को मिलता है। अब देखिए जो शिक्षा है कहां पे होती थी, मंदिरों में महाकाव्यों तथा पुराणों पर आधारित शिक्षा दी जाती थी। यानी मंदिर जो थे शिक्षा के एक बड़े केंद्र भी होते थे, यहां पे शिक्षा दी जाती थी। कंबन ने, जानिए दोस्तों, ये कंबन ने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी। यानी रामायण जो महाग्रंथ है उसकी रचना तमिल भाषा में की थी कंबन ने। याद रख लीजिए, तमिल भाषा में किसने रामायण लिखी, कंबन ने लिखी। अब देखिए दोस्तों, कंबोडिया ने भी चोलों के साथ 1012 ईस्वी में अपने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। कब किए थे, 1012 ईस्वी में कंबोडिया ने चोलों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। इससे एक बात तो स्पष्ट होता है कि उस समय चोलों की जो स्थिति थी, यानी जो चोलों का जो विजय अभियान था वह काफी बढ़ गया था और चोलों की शक्ति का विस्तार हो रहा था। तो इस भय से वो भी इनके साथ जो है मेल करना चाहते थे। चोलकालीन काशी की जो प्रतिमाएं हैं दोस्तों, पूरे संसार में सर्वोत्तम मानी जाती हैं। उनका कोई भी उनका बराबरी का, उनकी टक्कर की नहीं है। चोलकालीन जो आपकी प्रतिमाएं हैं वो सर्वोच्च हैं। शैव संत जो थे, नाम इनका रट लीजिए, जो शैव संत थे, ईशान शिव पंडित नाम के जो शैव संत थे वो राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। और चोल काल का जो सबसे बड़ा जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वह कावेरी पट्टनम था। दोस्तों, आज हमने पूरे फैक्टों पर बात की है, यानी तथ्यों पर बात की है। इन तथ्यों को रट लीजिए और अपने बिल्कुल, ये आपके एग्जामों में आ सकते हैं। समूह गौ के एग्जाम है या बहुत सारे एग्जाम हैं, उन एग्जामों में ये तथ्य पूछे जा सकते हैं। चोल प्रशासन जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसको बिल्कुल आप बिल्कुल रट लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए और मेरे वीडियोस को बार बार देखते रहिए। इससे आपकी इतिहास की जो जानकारी है वो पुख्ता हो जाएगी दोस्तों।